What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है मेक्सिको के बारे में। तो मेक्सिको कौन सी कंट्री से सराउंडेड होता है ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट में बोला गया यहां पर ये यूएसए, सेकंड में बोला गया यहां पर बेलीज, थर्ड में बोला गया वेनेजुला, फोर्थ में बोला गया ग्वेटमाला, और फिफ्थ में बोला गया यहां पर ब्राजील। सही आंसर क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट। ए में बोला गया 1 2 3 5, बी में बोला गया 2 3 4 5, सी में बोला गया 1 2 3 4, डी में बोला गया 1 2 4। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर ये है इसका डी, यानी कि फर्स्ट यूएसए, सेकंड ब्लेज, और फोर्थ में बोला गया यहां पर ये है ग्वेटमाला। तो ये कंट्री इसको मेक्सिको को सराउंड करती है। ओके, तो आंसर इसे डी हो गया। आइए अब थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने है मेक्सिको, नीचे आप लोग देखते हैं इसकी कैपिटल हो गई मेक्सिको सिटी। तो मेक्सिको सिटी और इसी की कैपिटल इसी के नाम पर यहां पर मेक्सिको गल्फ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर यहां पर हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इधर आप लोग आएंगे तो ये आप लोग को नॉर्थ पैसिफिक ओशन नजर आएगा। नीचे हो गया आप लोगों के सामने ग्वेटमाला, और यहां पर हो गया बेलीज। तो ये पर्टिकुलर एरिया है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे यहां पर कौन कौन सा राज्य यूएसए का टच करता है, तो टोटल मिलाकर यूएसए में 50 राज्य हैं। 50 राज्य में से यहां पर ये कैलिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास, तो ये टोटल इसको यहां पर टच करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। और एक साइड में पैसिफिक ओशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट इसकी लोकेशन। इंडिया के साथ में आप लोग इसको एक बार कंपेयर कर लीजिए कि लोकेशन एग्जैक्टली है कहां पर। ये हमारी कंट्री हो गई, बीचों बीच आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है हमारी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग इधर आएंगे थोड़ा सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए, तो यहां पर आप लोगों को यूएसए दिखेगा ऊपर, जिसको आप लोग नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के भी नाम से जानते हैं। इसमें थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग यहां पर मैक्सिको देखने को मिलेगा। ये हो गया एग्जैक्ट लोकेशन मैक्सिको, और यहां पर ये कंट्री होगी जो आप लोग देखते हैं, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बीच में। इधर थोड़ा आएंगे तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहां पर एक काफी पुरानी जो प्राचीन रिवर है उसके बारे में बात की जा रही है, जो कि काफी पहले दब गई थी। तो अभी वो डिस्कवर की गई है, उसको खोजा गया है, उसको निकाला गया है खोजकर। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए अभी जो जो नई रिवर यहां पर मिली है वो बोला जा रहा है कि वो गंगा रिवर से मिलती है। यहां पर दुर्गापुर के अंदर एक विलेज है, तो गंगा रिवर से कनेक्ट होती है जो नई रिवर अभी खोजी गई है। ये जो खोजी गई है ये हमारी कंट्री में यूनियन वाटर मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिसर्च की गई है इसके ऊपर। तो इनके द्वारा इसको खोजकर निकाला गया कि पहले यहां पर एक रिवर हुआ करती थी। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये गंगा रिवर के साथ में यहां पर नहीं मिलती है, यहां पर ये मिलती है यमुना रिवर के साथ में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी और आंसर हो गया आप लोगों के सामने बी। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। यहां पर ये यमुना रिवर है, यहां पर ये आगे चल के गंगा रिवर में मिलती है। तो गंगा रिवर ये आप लोगों के सामने यहां पर लेकिन जो ये रिवर नहीं खोजी गई है, ये रिवर यहां पर कनेक्ट होती है जो डिस्कवर की गई है रिवर, इसका कोई नाम नहीं दिया गया कहीं भी। तो यहां पर इसी तरीके से इसको बोला जा रहा है। तो यहां पर ये आकर मिलती है यमुना रिवर के ऊपर, ना कि गंगा की। फिर आगे चल के ये गंगा रिवर में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। बाकी जो पूरा एनालिसिस किया गया है, तो ये वाटर मिनिस्ट्री के द्वारा पूरा एनालिसिस किया गया है, जो कि यहां पर प्रयागराज, ठीक है, जिसको आज की डेट में आप लोग जो पहले इसको इलाहाबाद आप लोग बोला करते थे, तो गंगा यमुना, तो वहां पर जाकर ये आप लोगों से आप लोगों को देखने को मिलेगा कनेक्ट होती है। तो ये एंशिएंट टाइम पर ये रिवर होकर थी, पर लेकिन आज के टाइम पर यहां पर ये खत्म हो चुकी है। अब रिसर्च ये की गई कि हाँ पहले यहां पर कोई रिवर हुआ करती थी। तो ये बात अभी सामने निकल कर आई है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया इसका बी। आगे बढ़ता हूं।
क्वेश्चन में बात की जा रही है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन देखती है रिलीफ मेजर के लिए अगर कहीं नेचुरल कैलेमिटी होती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है, तो उसका यहाँ पर ये एक एनालिसिस करती है और रिलीफ मेजर के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर ये इंडिया में सेटअप किया गया नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अगर देखा जाए इसके जो चेयरमैन होते हैं तो वो होते हैं यहाँ पर होम मिनिस्टर। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ये डायरेक्टर देती है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ताकि यहाँ पर जो भी आवश्यक समझे उसके हिसाब से यहाँ पर दिशा निर्देश दिया जा सके। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 1 and 3, सी बोला गया 2 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है बी, यानी कि सेकंड में सही है यहाँ पर, जो कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत क्यों है? क्योंकि होम मिनिस्टर यहाँ पर चेयरमैन नहीं होते हैं, जो चेयरमैन यहाँ पर होते हैं वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, तो सीएस यहाँ पर इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी बी। बाकी जो भी किसी भी तरीके की अगर कैलेमिटी आएगी तो यहां पर ये उसको टैगल करके चलेंगे, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहां पर देखिए होता है कि एक तो होता है प्रिवेंशन और दूसरा होता है क्योर। तो अब यहां पर प्रॉब्लम तो हो चुकी है, अब उसको आप लोग क्या कर सकते हैं? क्योर ही कर सकते हैं, प्रिवेंट करने का काम नहीं रहता है यहां पर। तो क्राइसिस को मैनेज करना है, यानी कि ये इलाज करने वाली कंडीशन है, ना कि बचने वाली कंडीशन अब यहां पर, क्योंकि जो बाढ़ सूखा जो होना था वो हो चुका है। ठीक है, तो आंसर बी है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, यह है सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जो गोल्ड है वो कितना प्रिय है लोगों को, तो उसी को कंट्रोल करने का यहां पर ये साधन आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। जो बॉन्ड्स हैं यहां पर वो जो सोल्ड किए जाएंगे ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थ्रू यहां पर सोल्ड किए जाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक भी इसका पार्ट होंगे स्कीम का। गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं ये बॉन्ड, हेल्प करेंगे इंडिया जो ओवर डिपेंडेंसी आज के डेट में है गोल्ड इंपोर्ट में, इनके जो गोल्ड हम लोग खरीदते हैं उसकी डिपेंडेंसी को कम करेगा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। जो सही आंसर है यहां पर ये इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यहां पर जो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में इसको स्टार्ट किया गया है। और यहां पर ये वाला बैंक नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को, जो यहां पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो स्मॉल जो एरिया है यहां पर एक्सेप्ट बोला गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, तो उनको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जैसे पेटीएम हो गया, ये पेमेंट बैंक, ये वगैरह नहीं रखे जाएंगे। तो आंसर यहां पर इसका सी हो गया। बाकी थोड़ा सा और इसके बारे में आप लोग एक बार जान लीजिए। देखिए ये जो स्कीम है हमारी कंट्री में 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। 2015 में जो ये स्कीम स्टार्ट की गई हमारी कंट्री में, बेसिक पर्पज इसका ये था कि जैसे शादी विवाह में आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं और उसके बाद में फिर वो तिजोरी में बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर वो नहीं निकलता है। तो ये एक तरीके से हमारी कंट्री का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के चलते ताकि लोग जो है सोने से प्यार न करें थोड़ा सा और उससे दूर रहें, तो बॉन्ड स्टार्ट किए गए हैं। कुछ नहीं है, एक कागज का पर्चा है जो कि यहाँ पर गोल्ड की वैल्यू का रहता है, यानी कि जैसा आप लोग वैल्यू का सोना रखेंगे वैसे ही वैल्यू का अगर ये कागज का पर्चा भी आप लोग रख लेंगे अपने तिजोरी में, तो इसकी इक्वल वैल्यू होगी गोल्ड के बराबर में। तो इस तरीके से आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो जो डिपेंडेंसी यहां पर गोल्ड के ऊपर कि हाँ सोना ही खरीदना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको कम करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कंसल्ट कर ये सोल्यूशन यहां पर निकाला गया है और इसी के चलते यहां पर ये सोवरन गोल्ड बॉन्ड हमारी कंट्री में इशू किए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक के थ्रू इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक और या पेमेंट जो है पेमेंट बैंक है उनको अलाउ नहीं किया गया, ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर के बारे में। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ये बोला जा रहा है कि ये जो है ये सेंटर रन किए जाते हैं स्पेशल पर्पज व्हीकल के द्वारा, पार्टनरशिप की जाती है प्राइवेट जो सेक्टर है बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लोकल इंडस्ट्री के साथ में। ठीक है, तो इनके साथ में एसोसिएशन करके यहां पर ये काम करता है बेसिकली। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज, तो ये यहां पर जो हमारी कंट्री में इसके द्वारा यहां पर प्लान लॉन्च करने का किया गया है डेवलपमेंट सेंटर, एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर है ए बी सी एफ डी वो आप लोग को बताना है। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। रीजन क्या है? रीजन यहां पर ये है सेकंड स्टेटमेंट में जो मिनिस्ट्री है ये गलत है। यहां पर ये है यूनियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो ये मिनिस्ट्री है जिसको आप लोग एमएसएमई मिनिस्ट्री बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इसलिए गलत हो गई। आंसर हो गया यहां पर इसका ए।
थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बात की गई है स्पेशल पर्पज व्हीकल के बारे में बात की गई है। स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कोई एक अलग एंटिटी बनाना, यानी कि एक तो हो गई मान लीजिए कंपनी, कोई यहाँ पर एसएलवी एक कंपनी होगी और इसका एक छोटा सा एक स्टार्ट कर दिया जाए कोई एक पोर्शन जो कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, मैं बोलूँ कि एसएससी बैंकिंग के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए एक छोटा सा कोई चैनल बना दूं और वहां पर एसएससी बैंकिंग या फिर दूसरे एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए वीडियो मिलेगी, ठीक है। पर लेकिन यहां पर जो ये है, ये टोटल हम लोग डिटेल में यहां पर ये डेडिकेटेड रखे चैनल यूपीएससी के लिए, तो वो छोटा सा चैनल क्या हो जाएगा, वो स्पेशल पर्पज व्हीकल हो जाएगा किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कि हाँ उसके लिए हम लोगों को काम करना है। पर लेकिन एक बात और होगी यहाँ पर, ये ऐसा नहीं कि ये लंबे समय के लिए शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कोई एग्जाम आया उसके लिए बना दिया फिर उसके बाद में उसको टर्मिनेट कर दें, तो एक छोटा सा उदाहरण था जो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक चलाया जाता है ताकि जो मेन कंपनी है उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट न पड़े, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए काम किया जाता है। तो पर्पज यहाँ पर ये बेसिकली ताकि एक अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकें, प्राइवेट कंपनी के साथ में मिलकर या फिर बिजनेस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकल इंडस्ट्री के साथ में मिलकर अच्छे से काम किया जा सके, ठीक है। तो आंसर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया है जो लॉन्च की गई थी यहां पर ये हमारी कंट्री में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2019 की रिकमेंडेशन के बेस पर इसको लॉन्च किया गया। ये यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज करने का काम कर रही है हमारी कंट्री में, यानी कि सबके लिए हेल्थ प्रोवाइड करा रही है। ये जो स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जो सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और इसी के साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वो इसके अंदर सब्ज्यूम कर ली गई है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए बोला गया 1 एंड 2, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है। सही आंसर है यहां पर इसका बी, यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी कंट्री में 2017 की जो पॉलिसी थी उसके बेस पर यहां पर इसकी जो रिकमेंडेशन दी गई थी तब इसको इंप्लीमेंट किया गया, ना कि 2019 की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई, तो आंसर बी हो गया। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ये जो स्कीम थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से ये स्टार्ट की गई और बेसिक जो गोल था वो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कोई भी बाहर नहीं छूटना है। और इसी के साथ में जो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से एक गोल आप लोगों को हेल्थ के ऊपर फोकस करता हुआ नजर आता है। तो उसमें भी यही बात की जाती है कि नो वन लीव बिहाइंड, यानी कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है, सबको हम लोग को साथ में लेकर चलना है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये स्कीम कवर लेकर आई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो भी सेक्टर है सारे, यानी कि प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, टर्सरी लेवल पर जो भी बीमारी है सारी बीमारी को यहां पर इसके अंदर कवर किया गया। इसको जो बोला गया है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। पर लेकिन जब यहां पर सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है इसका मतलब है कि सारा पैसा जो है वो सेंटर ही देगा, स्टेट का इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। पर लेकिन यहां पर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी ये दोनों स्कीम यहां पर इसके अंदर मर्ज की गई है ताकि अच्छे से सबको फायदा पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो आंसर बी है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में और बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। बोला गया है कि जो हमारी कंट्री में चीफ इलेक्शन कमीशन है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है जो एक बार अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट, फिर इसके बाद में यहां पर ये फुल्ली आंसरेबल होते हैं, इनके आंसर देते हैं गवर्नमेंट को और इसी के साथ में रेस्पॉन्सिबल होते हैं यहां पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहां पर इसका ये है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जी हां, ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा काम करने लगेगा तो फिर वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारे संविधान में आर्टिकल 324 ये पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, वरना वो अपना काम नहीं करेगा और हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा अगर वो गवर्नमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, आगे भी पूछा जा सकता है। बात की जा रही है 1720, ठीक है। तो 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया यह है कैलिको एक्ट। तो ये कैलिको एक्ट किससे रिलेटेड था, तो ये स्टेटमेंट बोली गई है। बोला जा रहा है डिसअलाउ करने के लिए जो इंडियंस हैं उनको एंटरिंग द सिविल सर्विसेज, कंपलसरी कर दी गई इंग्लिश लैंग्वेज वो कंपनी अफेयर के लिए, बैन कर दिया गया यहां पर जो प्रिंटेड कॉटन है टेक्सटाइल इंपोर्ट करने के लिए इंडिया से, इसी के साथ में यहां पर रोक दिया गया जो कंपनी ऑफिशियल है प्राइवेट ट्रेड करने के लिए। सही स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी एफ डी। जो सही स्टेटमेंट है यहां पर ये इसका सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। जो यहां पर आज की डेट में जो भी ये खरीद रहे थे खासकर प्रिंटेड कपड़े वो इंडिया से खरीदना इनके द्वारा बंद कर दिया गया। और रीजन क्या था इसका, रीजन था इसका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ताकि अगर इंडिया से ये खरीदते रहेंगे तो फिर देखिए इनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा नहीं बेचा जाएगा, ताकि इनके प्रोडक्ट की मांग मार्केट में बढ़े,
इनकी कंट्री में, तो एक तरीके से उस टाइम पर आप लोग इसको प्रोटेक्शनिज्म की नीति बोल सकते हैं, जैसे आज के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप फॉलो करके चल रहे हैं। तो इसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। आंसर इसका सी हो गया। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं कि जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन था वो फेल हो गया, इसका कोज क्या था, इनके रीजन क्या था, ये बोला गया है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोला गया कि जो लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस काफी कम था, इसकी वजह से फेल हो गया। दूसरा बोला गया जो यहां पर सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन जो पब्लिक है वो एक तरीके से साथ नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश एरिया के अंडर में आते थे। लैक ऑफ रिसोर्सेज की भी बहुत बड़ी कमी थी यहां पर, जिसकी वजह से यहां पर ये अच्छे से अपना काम कर नहीं पाए अंग्रेजों के कंपेयर में। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया ऑल ऑफ द बोथ। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर इसका डी। ये इनके सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो कोई से भी यहां पर स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करूं मैं यहां पर 1857 की क्रांति के बारे में, तो ये काफी बड़ा एक चेंज आप लोग बोल सकते हैं सोसाइटी में। इससे पहले तक पूरी दबकर हमारी कंट्री काम करती थी अंग्रेजों के अंडर में, पर लेकिन उनको एक रे ऑफ होप मिली, यहां पर आशा की किरण मिली कि अब यहां पर कुछ चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। और सबसे बुरी बात जो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, हमारी कंट्री की जो इंडियन सोसाइटी है वो भी उनको ढंग से सपोर्ट नहीं कर रही थी। बहुत सारे लोग ये यहां पर ऐसे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सोचने वाली बात थी उस टाइम पर। और इसी से रिलेटेड मेंस में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक एवरग्रीन टाइप के क्वेश्चन है, आप लोगों से हमेशा से एग्जाम में रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आप लोग को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है, ये पता नहीं पास्ट में कितनी बार पूछे जा चुके हैं अगर आप लोग मेंस के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो, और प्रीलिम्स से भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अलग अलग तरीके से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुडिक्शन है। ए शूट बाय द प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट, तो यहां पर ये भी ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया ओनली टू, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहां पर सी। यहां पर यानी कि कोई सी भी यहां पर ये ओरिजिनल जुडिक्शन नहीं है। ओरिजिनल जुडिक्शन क्या होती है? ओरिजिनल जुडिक्शन ये होती है कि इस मैटर को ओनली सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है हमारी कंट्री में, और किसी के हाथ में ये पावर नहीं है। तो ये यहां पर दोनों मैटर ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की नहीं आते हैं। जैसे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए, वो ओरिजिनल जुडिक्शन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई मैटर हो जाए बाद में, वो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को जाकर देखने को मिलेगा, इसके बारे में बातें की जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने आप लोगों को पॉलिटी के अंदर पढ़ाई थी, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं, वो ओरिजिनल जुडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।